नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, भारत का नया आयकर विधेयक 2025। जी नमस्कार। ये वो विधेयक है जो हमारे 60 साल से भी ज्यादा पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेने वाला है। एक बड़ा बदलाव है ये। बिल्कुल, और इस पर जानकारी हमने कई स्रोतों से जुटाई है, जैसे मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, अमर उजाला, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस और कुछ यूट्यूब चर्चाएं भी हैं। हाँ, काफी व्यापक कवरेज है इसकी। तो आज हमारा मकसद है इस सारी जानकारी को खंगालकर ये समझना कि भाई ये नया कानून क्यों आ रहा है, इसमें बड़े बदलाव क्या हैं। और सबसे जरूरी, आम टैक्स पेयर के लिए इसके क्या मायने हैं, मतलब उनकी जेब पर, उनकी फाइलिंग पर क्या असर पड़ेगा। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? 1961 वाला कानून चल तो रहा था, लेकिन वो समय के साथ बहुत जटिल हो गया था। इतने सारे संशोधन, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, कोर्ट के फैसले, एक आम आदमी के लिए उसे समझना मुश्किल होता जा रहा था। हाँ, ये तो है, टैक्स प्रोफेशनल्स को भी दिक्कतें आती थी। बिल्कुल। तो नए बिल का मुख्य उद्देश्य है सरलीकरण, स्पष्टता लाना और इसे आज के समय के हिसाब से, मतलब डिजिटल युग के हिसाब से मॉडर्न बनाना। तो ये सरलीकरण दिखता कैसे है, मतलब कानून के ढांचे में क्या बदला है? सुना है साइज काफी कम हो गया है। हाँ, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। देखिए, पुराने एक्ट में लगभग 819 सेक्शंस और 47 चैप्टर्स थे। बाप रे, काफी ज्यादा। हाँ, अब नए बिल में इसे घटाकर करीब 536 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स कर दिया गया है। कोशिश की गई है कि ढांचा थोड़ा सुव्यवस्थित हो। और भाषा, क्या वो भी सरल हुई है? क्योंकि कानूनी भाषा समझना तो वैसे ही टेढ़ी खीर है। प्रयास तो यही है। ड्राफ्ट में कोशिश की गई है कि भाषा थोड़ी सीधी हो, लेकिन देखिए, कानून तो कानून है, थोड़ी जटिलता तो रहेगी, पर हाँ, पहले से बेहतर करने की कोशिश जरूर है। एक और चीज मैंने पढ़ी, पिछला साल और आकलन साल वाला कॉन्सेप्ट हट रहा है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का चक्कर थोड़ा कंफ्यूज करता था लोगों को। हाँ बिल्कुल। अब इसकी जगह एक सिंगल कॉन्सेप्ट लाया गया है, टैक्स ईयर। मतलब 1 अप्रैल से शुरू होने वाला 12 महीने का पीरियड, वही आपका टैक्स ईयर होगा, सीधा सीधा। ये सुनने में तो वाकई सरल लग रहा है। उम्मीद है इससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया थोड़ी आसान होगी। उम्मीद तो यही है, इससे भ्रम कम होना चाहिए। अब आते हैं उन बदलावों पर जिनका सीधा असर आम टैक्स पेयर पर पड़ने वाला है। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे बड़ी बात है नई टैक्स व्यवस्था, जिसे हम न्यू टैक्स रिजीम या एनटीआर कहते हैं, वो अब डिफॉल्ट ऑप्शन होगी। डिफॉल्ट मतलब अगर हम खुद से कुछ नहीं चुनते तो अपने आप एनटीआर में आ जाएंगे। बिल्कुल सही। पहले उल्टा था, पुरानी व्यवस्था डिफॉल्ट थी। अब अगर आपको पुरानी व्यवस्था, जिसमें एचआरए, एटीसी वगैरह की छूट मिलती है, तो आपको उसे चुनना पड़ेगा। अच्छा, तो सरकार एक तरह से लोगों को बिना छूट वाली सरल स्लैब रेट वाली व्यवस्था की तरफ प्रोत्साहित कर रही है। हाँ, ऐसा लगता है। उनका तर्क है कि इससे फाइलिंग आसान होगी, कम कागजात लगेंगे। लेकिन क्या इस नई डिफॉल्ट व्यवस्था में कुछ राहतें भी हैं या सिर्फ छूटें ही गई? नहीं, राहतें भी हैं और काफी महत्वपूर्ण हैं। इसी नई व्यवस्था के तहत जो बेसिक छूट की सीमा है, उसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। ओ, ये तो अच्छी खबर है। और इससे भी बड़ी बात, सेक्शन 87A के तहत जो टैक्स रिबेट मिलती है, उसकी ऊपरी सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। 60,000? इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आय सारे डिडक्शन के बाद 12 लाख रुपए तक है, तो इस बढ़ी हुई रिबेट के कारण आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख तक जीरो टैक्स? ये तो बहुत बड़ी राहत है, खासकर जो वेतनभोगी मध्यम वर्ग है उनके लिए। जी हाँ, ये शायद इस बिल की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है आम करदाता के लिए। और वो जो सैलरीड क्लास के लिए 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, उसका क्या हुआ? वो नई व्यवस्था में मिलेगा? इस पर कंफ्यूजन था। हाँ, इस पर भी अब स्पष्टता है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी 7,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहेगा। ये एक स्वागत योग्य कदम है। चलिए, ये भी अच्छा हुआ। अच्छा, एक और परेशानी जो कई लोगों को होती थी, अगर किसी वजह से आईटीआर देर से फाइल किया तो रिफंड अटक जाता था। हाँ, ये एक बड़ी समस्या थी। पहले नियम था कि अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी, तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आपका टैक्स ज्यादा कटा हो। हाँ, ये तो अन्याय जैसा लगता था। बिल्कुल। नए बिल में इस रोक को हटा दिया गया है। अब अगर आप वैलिड कारणों से देर से भी रिटर्न फाइल करते हैं, तो भी आप अपना जायज रिफंड क्लेम कर पाएंगे। ये तो वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सुधार है। कई लोगों का पैसा अटका रहता था इसमें। जी,
ये अनुपालन कंप्लायंस को आसान बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। TDS और TCS के नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं। ये भी काफी परेशान करते हैं कई बार। हाँ, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में भी राहत दी गई है। कई आइटम्स जैसे किराया, ब्याज, डिविडेंड, कमीशन वगैरह पर TDS TCS काटने की जो सीमाएं थी, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, उन्हें बढ़ाया गया है। अच्छा, तो मतलब छोटे अमाउंट पर अब TDS नहीं कटेगा? हाँ, जैसे मान लीजिए किराए पर TDS की सीमा बढ़ गई तो छोटे मकान मालिकों को या कम किराया देने वालों को बार बार वो TDS के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और एक चीज, TDS रिटर्न देर से फाइल करने पर जो लेट फी लगती थी उसे भी हटा दिया गया है। हालांकि ब्याज शायद अभी भी लगेगा, पर वो एक निश्चित जुर्माना हट गया है। साथ ही जिन टैक्स पेयर्स की फाइनल टैक्स लायबिलिटी शून्य बनती है, वो एडवांस में ही डिपार्टमेंट से निल TDS सर्टिफिकेट ले सकेंगे। इससे उनका पैसा बेवजह ब्लॉक नहीं होगा। ये सब तो काफी राहत देने वाले बदलाव लग रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ है? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में भी एक अहम बदलाव है। अगर आपके पास एक से ज्यादा घर हैं और दूसरा घर खाली पड़ा है, तो पहले उस पर अनुमानित किराया यानी नोशनल रेंट मानकर टैक्स लगता था। हाँ, ये बड़ा अजीब सा नियम लगता था, घर खाली है फिर भी टैक्स दो। जी, अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। खाली पड़ी दूसरी संपत्ति पर नोशनल रेंट पर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, ये भी एक राहत है। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो उस पर मिलने वाले 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट के नियमों को भी और स्पष्ट किया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये तो हुए वो बदलाव जो सीधे सीधे टैक्स पेयर को फायदा या राहत दे रहे हैं। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है ना? जैसे वो डिजिटल जांच वाली बात। हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर काफी चर्चा हो रही है और कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। क्या है ये मामला? नए बिल में टैक्स अधिकारियों को तलाशी या सर्वे के दौरान वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस मतलब आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स या आपके कंप्यूटर, फोन में मौजूद डेटा। अधिकारी जांच के दौरान इसे एक्सेस कर सकते हैं। अरे, ये तो प्राइवेसी का बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, इसी को लेकर चिंताएं हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसके लिए विस्तृत नियम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs बनाए जाएंगे ताकि अधिकारियों की शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। पर हाँ, ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो एक तरफ सरलीकरण और राहत, दूसरी तरफ निगरानी बढ़ाने की कोशिश। अच्छा, पेंशन योजनाओं को लेकर भी कुछ समानता लाने की बात थी। जी, पहले अलग अलग पेंशन योजनाओं जैसे NPS और दूसरी अप्रूव्ड स्कीम्स के टैक्स ट्रीटमेंट में कुछ फर्क था। अब कोशिश की गई है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS जैसी योजनाओं को भी टैक्स लाभ के मामले में NPS के बराबर लाया जाए। ठीक है, यानी पेंशनर्स के लिए नियमों में थोड़ी समानता आएगी। हाँ, एक रूपता लाने का प्रयास है। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये सब लागू कब से हो रहा है? क्या इसी साल से? नहीं, ये तुरंत लागू नहीं हो रहा। ये नया आयकर विधेयक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। 1 अप्रैल 2026 से, यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26, उसके लिए पुराना 1961 वाला एक्ट ही लागू रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। वित्त वर्ष 2025-26, जिसका असेसमेंट ईयर 2026-27 होगा, तक पुराना कानून ही चलेगा। टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स को इन नए बदलावों को समझने और अपनाने के लिए लगभग 1.5 साल का समय मिलेगा। ये अच्छी बात है कि एकदम से लागू नहीं कर रहे, समय मिलेगा तैयारी का। हाँ, इतने बड़े बदलाव के लिए ये जरूरी भी था। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये नया आयकर विधेयक 2025 वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। दशकों पुराने कानून को हटाकर टैक्स सिस्टम को सरल, आधुनिक और शायद ज्यादा पारदर्शी बनाने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। बिल्कुल, और इसमें आम करदाताओं के लिए, खासकर मध्यम वर्ग के लिए कई पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे छूट की सीमा बढ़ना, रिबेट बढ़ना जिससे 12 लाख तक आय टैक्स फ्री हो सकती है, देर से ITR पर भी रिफंड मिलना, TDS के नियमों में राहत, ये सब स्वागत योग्य हैं। हाँ, ये पहलू तो काफी अच्छे हैं। लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, यहाँ भी एक सवाल मन में आता है। क्या? देखिए, उद्देश्य तो सरलीकरण है, पर क्या ये वाकई टैक्स विवादों और मुकदमों को कम कर पाएगा? या फिर ऐसा तो नहीं कि नए शब्दों, नई परिभाषाओं और नए प्रावधानों की व्याख्या को लेकर ही नई तरह की जटिलताएं और नए विवाद खड़े हो जाएं? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। सरलीकरण अपने आप में नई व्याख्याओं को जन्म दे सकता है। बिल्कुल, कानून कितना भी सरल बनाने की कोशिश करें, उसकी इंटरप्रिटेशन तो होगी ही। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में ये कानून जमीनी स्तर पर कितना सरल साबित होता है। ये सवाल वाकई भविष्य के लिए है और इस पर नजर रखनी होगी। खैर,
आज इस महत्वपूर्ण और जटिल विषय पर इतनी गहराई से और इतनी सरल भाषा में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इस नए आयकर विधेयक के बारे में काफी स्पष्टता मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।